इस चैनल पे आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। हांगकांग की चर्चा आजकल काफ़ी ज़्यादा हो रही है पूरे विश्व स्तर पे। वहाँ पे क्या समस्याएं उत्पन्न हुई है और चीन उसको किस तरीके से डील कर रहा है, या चीन क्या करने की कोशिश कर रहा है जिसका विरोध हांगकांग में हो रहा है। तो इन्हीं चीज़ों को आज जानने और समझने की कोशिश करेंगे। एक वीडियो हमने हांगकांग से रिलेटेड डाला हुआ है जिसमें हांगकांग किस तरीके से चीन में शामिल हुआ वो बतलाया गया है, समझाने की कोशिश की है आप लोगों को। तो एक वन वन कंट्री टू सिस्टम नाम से एक व्यवस्था चलाई जाती है, अर्थात एक देश दो व्यवस्था के नाम से हांगकांग के संबंध में एक नीति बनाई जाती है। ये नीति हांगकांग के साथ साथ मकाऊ और ताइवान के साथ भी चीन के चलते हैं। अर्थात मकाऊ जो यहाँ पे है हांगकांग के पास में ही है, तो यहाँ भी वही नीति है और ताइवान के साथ भी ऐसा ही है। तो हांगकांग और ताइवान दोनों आसपास ही है और यहाँ पे से एक नदी आती है, ये कांटून है, और यहाँ नाव से सामान पहुंचाए जाते हैं। ये है हांगकांग और ये है मकाऊ। तो ये है व्यापार का तरीका, वो नाव से वहां सामान हांगकांग और मकाऊ पहुंचाए जाते हैं और वहां से जो है फिर एक्सपोर्ट होता है विश्व के अलग अलग देशों में। तो हांगकांग की जो व्यवस्था है वो ओपन व्यवस्था है, ओपन इकोनॉमी है, वहाँ टैरिफ बहुत कम है, बैंकिंग व्यवस्था खुद की है हांगकांग की। और चीन में कम्युनिस्ट शासन है, वहाँ पे चुनाव जो होते हैं वो लोकतांत्रिक ढंग से नहीं होते हैं, हर किसी को वोट डालने की अधिकार नहीं होते हैं। तो इस तरीके से दोनों व्यवस्थाओं में काफी ज्यादा फर्क है और इसी फर्क की वजह से जो है चीन की एक अपनी चिंता है। चीन की अपनी चिंता क्या है कि 50 सालों तक हांगकांग का स्टेटस क्यू मेंटेन करना है, अर्थात जो चीजें उसके संबंध में एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है कि जो पहले से व्यवस्था चली आ रही है उसको कंटिन्यू किया जाएगा, अर्थात लोकतांत्रिक व्यवस्था, फ्रीडम ऑफ स्पीच, हांगकांग के अपने नियम कानून, तो ये सारी चीजें चलती रहेंगी और ऐसा एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर इसको सर्टेन किया गया है। तो अब चीन की चिंता ये है कि हांगकांग को एक न एक दिन तो चीन में शामिल होना ही है और उसकी जो डेट भी निर्धारित है 2047 में ये चीन में शामिल हो जाएगा। अब चीन में जिस तरीके का खुलापन है, जिस तरीके से लोगों की आजादी है, तो अर्थात हांगकांग में जिस तरीके की आजादी और खुलापन है, तो चीन को उससे डर लगता है कि जब ये हमारे यहाँ शामिल होगा तो हमारे जो मूल निवासी है, अर्थात यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उसी तरीके की आजादी की मांग फिर वो भी करेंगे, उनकी देखा देखी। तो उन्होंने अब क्या किया है, अर्थात चीन ने क्या किया कि एक नीति बनाई कि धीरे धीरे करके हांगकांग पे एक कंट्रोल स्थापित किया जाए और इसको चीन के रंग में ढालना चाहिए। अभी जो व्यवस्था चल रही है हांगकांग में, इतनी खुली हुई इकोनॉमिक व्यवस्था है कि उसका फायदा चीन भी उठाता है। जैसे एक उदाहरण आप दे सकते हैं कि हांगकांग के जो बैंक है वहां से 725 बिलियन डॉलर लोन चीन ने ले रखा है और चीन हांगकांग में टैरिफ बहुत कम लगते हैं, तो कई जो व्यापार होते हैं, चीन के कई व्यापारी जो हैं सो हांगकांग में अपना ऑफिस खोलते हैं और वहीं से व्यापार करते हैं। अर्थात यहाँ पे हांगकांग को एक ट्रेडिंग पॉइंट के रूप में चीन इस्तेमाल करके पूरे विश्व से व्यापार करता है। 725 बिलियन डॉलर अर्थात इंडिया की जो फॉरेन रिजर्व है वर्तमान में 500 बिलियन डॉलर की है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि वहां के बैंक जब चीन को इतना ज्यादा अमाउंट लोन के रूप में दे सकता है तो उसकी अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत होगी। इवन कि चीनी कंपनियों के जो शेयर होते हैं, कई आईपीओ जो लॉन्च होते हैं वो हांगकांग के स्टॉक एक्सचेंज से जारी किए जाते हैं, क्योंकि हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज का पूरे विश्व भर में नाम है
और जो वहां से आईपीओ जारी होते हैं वो हाथों हाथ बिक जाते हैं। तो कई चीनी कंपनियां हांगकांग से ही ऑपरेट करती हैं। लेकिन अब समस्या यहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम को लेकर है। पॉलिटिकल सिस्टम वही है कि उसको हांगकांग को चीन के रंग में ढालना है। तो उसकी शुरुआत चीन ने की है 2014 से। सिस्टम क्या बनाया कि एक प्री स्क्रूटनी कमेटी बनाई गई, एक नियम लाया गया, बिल लाया गया। उसके अनुसार से जो वहां पे जो चुनाव होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव प्रमुख होते हैं, हांगकांग के जो शासन प्रशासन के प्रमुख होते हैं वो होते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव। तो चीफ एग्जीक्यूटिव का जो चुनाव होगा उसके जो भी प्रत्याशी होंगे, जितने प्रत्याशियों ने भी अपना नामांकन किया है चुनाव लड़ने के लिए, उन प्रत्याशियों का चुनाव ये प्री स्क्रूटनी कमेटी करेगी। और ये प्री स्क्रूटनी कमेटी चीन के द्वारा बनाई गई है। तो अब यहाँ पे आप देखिए, समझिए इस चीज को, चीन ने किस तरीके से नियंत्रण में लेने का प्रयास किया या कर रहा है। चीन के द्वारा कई नेता खड़ा किए गए अपने हांगकांग में, अपने समर्थक कई लोग वहां पे विकसित किए गए और वो भी चुनाव लड़ना शुरू किया, उन लोगों को भी चुनाव में खड़ा करवा दिया। अब प्री स्क्रूटनी जो कमेटी है वो क्या करेगी कि जो चीन समर्थक नहीं है वैसे लोगों को रिजेक्ट कर देगी। मान लीजिए कि 10 लोगों ने चुनाव के लिए नामांकन भरा, अब 5 लोग जो है सो चीन के समर्थक नहीं है, तो वैसे 5 लोगों को ये प्री स्क्रूटनी कमेटी चुनाव लड़ने से वंचित कर देगी। अब ये 5 लोग जो हैं सो पांचों के पांचों चीनी समर्थक हैं, तो वो बनेंगे। ऐसी ही एक जो चीफ एग्जीक्यूटिव 2017 में चुनी गई वो है कैरी लाम। तो ये व्यवस्था जब 2014 में शुरू की गई थी तो उसका हांगकांग में काफी विरोध हुआ था और इस पर एक आंदोलन भी वहां शुरू हुआ जिसे अम्ब्रेला मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। अम्ब्रेला मूवमेंट इसलिए कहा जाता है कि उस आंदोलन में आंदोलनकारियों के द्वारा पीली छतरी का इस्तेमाल किया जाता था। छतरी का इस्तेमाल इसलिए होता था कि पुलिस आंदोलनकारियों पर रसायन और आंसू गैस के गोले या इस तरीके की चीजें का छिड़काव करती थी, तो उस केमिकल से बचाव के लिए आंदोलनकारी छतरी का इस्तेमाल करते थे और वो पीली छतरी एक आंदोलन का प्रतीक बन गया था। यह आंदोलन सफल तो नहीं हुआ, लेकिन इसका पूरे विश्व में इस आंदोलन को चर्चा मिली। अर्थात उसी नियम के आधार पर 2017 में चुनाव हुए और चीनी समर्थित कैरी लाम वहां का चुनाव जीत गई और चीफ एग्जीक्यूटिव बन गई। यहीं के बाद से समस्या शुरू हुई। अब एक और क्या घटना होती है कि हांगकांग का एक युवा होता है, वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर ताइवान चला जाता है और वहां पे अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर कर देता है और खुद भागकर हांगकांग आ जाता है। जब ताइवान में इसकी जांच पड़ताल होती है, क्योंकि डेड बॉडी तो यहीं पे पड़ी हुई है ताइवान में उस लड़की की, तो जब उसकी डेड बॉडी की जब जांच पड़ताल जब हुई तो उसमें निष्कर्ष निकला कि वो जो मर्डरर है वो हांगकांग का है और चीन और ताइवान के बीच में कोई प्रत्यर्पण की संधि नहीं थी। अर्थात एक दूसरे के अपराधियों को दूसरे के यहाँ सौंपना, इस संबंध में कोई समझौता या संधि नहीं थी। तो चीन ने अब क्या किया, इसके आड़ में 2019 में एक बिल लाया जिसे नेशनल सिक्योरिटी बिल भी कहा जाता है या इसी को कहा जाता है एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी बिल 2019। इस बिल में अब चीन ने क्या की कि अपना उल्लू भी सीधा करना चाहा इसी बिल की आड़ में। इसमें प्रावधान किया गया कि हांगकांग के जो अपराधी होंगे उनको किस तरीके से चीन में भी एक्स्ट्राडाइट किया जाएगा, अर्थात चीन में भी प्रत्यर्पित किया जा सकता है। इसका उद्देश्य था वहां के जो राजनीतिक विरोधी हैं या चीन विरोधी लोगों को निशाना बनाकर अपने यहाँ चीन में मंगवाना और उनके ऊपर मन माफिक कार्रवाई करना, मुकदमा करना या उनको किसी भी प्रकार से सजा देना।
तो ये एक कुचलने का तरीका था। तो इस बिल का बहुत ज्यादा विरोध शुरू हुआ हांगकांग में, और यह विरोध एक लंबे समय तक चला ही आ रहा है, अब तक भी चला आ रहा है। हालांकि कोरोना काल में इसकी कुछ तीव्रता में कमी आई है और इसी का चीन एक फायदा भी उठा रहा है। तो इस बिल का इतना ज्यादा विरोध हुआ, आंदोलन इतना तीव्र हुआ कि अंततः कैरी लाम आंदोलनकारियों के साथ एक समझौते पे आई। अब इस समझौते में जब बातचीत हो रही थी तो 5 मांगे रखी गई आंदोलनकारियों के द्वारा। वो 5 मांग कौन कौन से थे? तो इस बिल को पूरी तरीके से वापस लेना, दूसरा था कि आंदोलन के दरमियान पुलिस की जो भी बर्बरता हुई है, कार्रवाई हुई है, उसकी जांच के लिए एक कमीशन बिठाया जाएगा, इंक्वायरी कमेटी, और वो निष्पक्ष जांच करेगी और पुलिस के ऊपर कार्रवाई करेगी। तीसरा था कि जो भी आंदोलन हुए थे, तो जो भी आंदोलनकारी थे उसमें दंगा विरोधी जो प्रावधान होते हैं वो उन पे लगाए गए थे और उसी के तहत आंदोलनकारियों पे कार्रवाई हुई थी। तो आंदोलनकारियों का मांग था कि दंगाइयों का जो टैग लगा है आंदोलनकारियों के ऊपर, वो टैग हटाया जाए। इसके अलावा जो चौथी मांग जो थी वो थी कि आंदोलनकारियों की जेल से रिहाई हो और उनके ऊपर जो भी मुकदमे चलाए गए हैं उन मुकदमों को भी वापस लिया जाए। पांचवी जो है कि लोकतंत्र की स्थापना, अर्थात उन्हें जो लोकतांत्रिक अधिकार हांगकांग वासियों को दिए गए हैं उसमें किसी भी प्रकार से कमी नहीं की जाएगी और इसका आश्वासन दे। तो एक मांग पूरी हुई, पहली वाली, और बाकी के जो 4 मांग थे इसको मानने से चीन ने इनकार कर दिया, अर्थात कैरी लाम ने मानने से इनकार कर दिया। अब इसकी प्रतिक्रिया पूरे विश्व स्तर पे होती है। भारत ने भी इस पर अपनी एक प्रतिक्रिया दिया है, लेकिन भारत का जो पक्ष है उसके विदेश मंत्रालय ने यह प्रतिक्रिया दी कि हम किसी अन्य देश के मामले में हस्तक्षेप नहीं करते आंतरिक मामलों में। तो इससे एक अंदाजा लगाया गया है कि भारत का जो कश्मीर का जो मामला है और 370 से संबंधित जो हटाया भारत ने प्रावधान हटाया, तो ये चीन को विश्वास में लेकर किया गया था। तो चीन की भी इसमें सहमति थी 370 को हटाने में। तो उसके बदले में चीन भी यह चाहता है कि हांगकांग के मसले पे या ताइवान के मसले पे भारत कुछ नहीं बोले, अर्थात चीन के विरोध में कुछ भी बयान नहीं दे। तो उसी चीज का भारत ने पालन किया है। तो ये बहुत सारी रिपोर्टों में आते हैं ऐसी नीति भारत सरकार की है या नहीं है, चीन को विश्वास में लिया गया था या नहीं लिया गया था, इस संबंध में कोई सरकार की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है, कोई ऑफिशियल बातें ऐसी नहीं किए गए हैं। लेकिन कई सामरिक जो एक्सपर्ट होते हैं उनके तरफ से ऐसा बात कहा गया है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हांगकांग से संबंधित ये जो मामले हैं आपको समझ में आया होगा और आंदोलन क्यों वहां पे इतने तीव्र हो रहे हैं ये भी समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इससे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन की घंटी दबा दें और साथ में दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।